जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग मुगल बादशाहों की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग बाबर और हुमायूं, दो लोगों का हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। अब हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आएगा? ऐसे तो मुगलों में देखेंगे तो हुमायूं के बाद अकबर आता है, लेकिन बीच में 40 से 55 तक शेर शाह सूरी और उसके वंशज आते हैं। तो अब हम हुमायूं के बाद क्या पढ़ेंगे? शेर शाह सूरी के बारे में। इसके बाद तब फिर हम अकबर के बारे में। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शेर शाह सूरी, 1540 से 1555 तक। 15 साल के लिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया, भारत से उसको निर्वासित कर दिया। और 15 साल में 5 साल स्वयं रहा, 5 साल स्वयं रहा, बाकी उसके वंशज रहे, शेर शाह सूरी के वंशज रहे। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 55 मैंने लिखा है, 40 से 45 तक था, 40 से 45 तक। 55 तक तो इसके वंशज थे, शेर शाह उसके वंशज। तो शेर शाह इंपॉर्टेंट है, उसके वंशज से बहुत ज्यादा, कई कई वंशज थे, तो उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब नहीं है, इसलिए मैं उन सब के बारे में नहीं बताऊंगा। उनका कोई बहुत विशेष योगदान भी नहीं रहा इतिहास में। और शेर शाह का विशेष योगदान है, ये 5 साल, महज 5 साल सत्ता पे काबिज रहा। लेकिन इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा प्रशासनिक सुधार किए कि जो आज भी हम याद करते हैं शेर शाह सूरी को, 5 साल में। ठीक है। तो आइए उसको थोड़ा समझते हैं क्या है। शेर शाह सूरी का एक नाम था फरीद, जो कि उसके बचपन का नाम था। तो पहले उसकी नाम और उपाधियां देख लेते हैं। तो बचपन का नाम था उसका फरीद। बचपन का क्या नाम था उसका? फरीद। फरीद नाम से उसको लोग पुकारते थे, ये बचपन का नाम था फरीद। अच्छा। एक बार क्या हुआ कि शेर खान ने एक शेर को मार दिया। शेर, जो जंगल के शेर होते हैं, ये सही में जंगल के शेर को मार दिया। इसलिए शेर शाह को शेर खां कह के बुलाया गया। कौन बुलाया? इसके मालिक ने। शेर को मारने के कारण इसको शेर खां की उपाधि दी गई। कौन दिया इसको? इसके मालिक, शेर शाह सूरी के मालिक ने इसको उपाधि दी। जब इसके मालिक ने देखा कि शेर शाह सूरी ने एक शेर को मार दिया, तो उसने कहा शेर खां, उसको शेर खां नाम दिया। ठीक है। अच्छा। इसका एक और नाम है शेर शाह। ये शेर शाह नाम कब? अब शेर शाह एक टाइटिल, नाम तो इसका क्या था? फरीद। फरीद। अब बाद में शेर खां करके इसको बुलाने लगे इसके मालिक। फिर बाद में ये शेरशाह स्वयं को कहने लगा। तो शेरशाह कब कहा? चौसा के युद्ध के विजय के बाद इसने एक उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के विजय, मतलब हुमायूं को क्या करता है शेरशाह सूरी? पराजित करता है, उनको खदेड़ देता है इंडिया से बाहर। तब उपाधि धारण करता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है। एक उपाधि और उसकी है, हजरत आला। एक उपाधि और है शेरशाह सूरी की, जिसे हजरत आला भी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। क्यों? बंगाल में एक अभियान किया था, तो उसके बाद इन्होंने एक उपाधि और धारण की, हजरत आला की। बंगाल अभियान के बाद बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सब जितना भी शेरशाह का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये सब कहाँ से पता चलता है? जाहिर सी बात है, पुस्तकों से और पुरातत्वों से। तो इस शेरशाह सूरी के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है लिटरेचर। क्या है वो? आइए देखते हैं। स्रोत इसका क्या है? तारीख शेर शाही। किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई है। अब्बास खां शेरवानी द्वारा क्या लिखा गया है? तारीख शेर शाही। यह एक पुस्तक है, बुक है, जिसमें शेर शाह सूरी का राजनीतिक इतिहास, शेर शाह सूरी का पूरा इतिहास ही लगभग मिलता है। मुख्य स्रोत है, और भी स्रोत है, लेकिन ये जो तारीख शेर शाही है, ये मुख्य स्रोत है। किसने लिखा? अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखा
अच्छा, आगे देखिए कि मैंने क्या लिखा है, तारीख शेर शाही या तोहफाए अकबर शाही। अच्छा, ये तारीख शेर शाही लिखी कब गई? ये अकबर के कहने पर अकबर के काल में लिखी गई। इसीलिए इस तारीख शेर शाही बुक को भी कहा जाता है क्या? तोहफाए अकबर शाही। तो ये अकबर के कहने पे अकबर के समय काल में ही लिखी गई थी, इसलिए इसको इस बुक को तोहफाए अकबर शाही भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अब आप देखेंगे तारीख शेर शाही या तोहफाए अकबर शाही। अच्छा, शेर शाह को आधुनिक काल में कौन बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाया? शेर शाह को आधुनिक काल में प्रसिद्धि प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन व्यक्ति था? उसका नाम था कानूनगो। अब कानूनगो और लेखपाल और तहसीलदार ये मत समझ लीजिएगा, उसका नाम ही था कानूनगो। क्या नाम था उसका? कानूनगो। डी कानूनगो ऐसे करके नाम था उसका। ठीक। कानूनगो। कानूनगो ये पद नहीं है, कानूनगो उसका नाम है। तो इन कानूनगो भाई साहब ने क्या किया कि शेर शाह सूरी को जो आधुनिक युग में आधुनिक काल में प्रसिद्धि दिलवाई इन्हीं कानून। कैसे? इन कानूनगो साहब ने एक पुस्तक लिखी है। इन कानूनगो साहब ने क्या की है? एक अपनी पुस्तक लिखी है। क्या है पुस्तक का नाम? शेर शाह एंड हिज टाइम पीरियड। शेर शाह एंड हिज पीरियड। शेर शाह और उसका काल। इन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है? शेर शाह और उसका काल, या इंग्लिश में कहेंगे इसको शेर शाह एंड हिज पीरियड। किसने लिखा? कानूनगो साहब ने लिखा। कानूनगो साहब और इन्हीं कानूनगो साहब ने शेर शाह को आधुनिक काल में खूब प्रसिद्धि दिलाई। खूब प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है। तो इस किताब से भी पता चलती है, बाकी कानूनगो साहब ने जो बचा कुचा था वो पूरा कर दिए, शेर शाह को खूब प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है। अब इसका देखिए ये प्रमुख विजय, शेर शाह सूरी की प्रमुख विजय तो दो तीन है। अब इन विजयों को बहुत ज्यादा दिमाग में आपको नहीं रखना है, बस एक क्रम वाइज जानिए और इसको थोड़ा बहुत आप एक ऐसे पहली नजर में इसे देख लीजिएगा जैसे आप किसी और को देखते हैं। ठीक है। तो पहला प्रमुख विजय, पहला क्या है? रायसीन विजय 1543 में। शासक कौन था? पूरन मल था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिएगा। अच्छा, एक विजय है उसकी मारवाड़ विजय 1544। शासक था मालदेव। ठीक। तो इस मारवाड़ विजय किसके खिलाफ थी? शेर शाह सूरी की जो मारवाड़ विजय थी किसके खिलाफ थी? राजपूतों के खिलाफ थी। तो इसी मारवाड़ विजय में राजपूतों के खिलाफ इन्होंने विजय की और एक वाक्यांश दिया। किसने? शेरशाह खुद। शेरशाह खुद ही एक वाक्यांश देता है जब इस मारवाड़ का विजय करता है राजपूतों के खिलाफ। तो एक क्या करता है? एक वाक्यांश देता है। क्या कहता है? कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने भारत का साम्राज्य खो दिया होता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने भारत का साम्राज्य खो दिया होता। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि मारवाड़ विजय के लिए शेरशाह सूरी ने पूरी जान लगा दी, पूरा ताकत लगा दी। इसके बाद भी शेरशाह सूरी मरते मरते बचा, यानी कि राजपूत इसको जबरदस्त टक्कर दिए। शेरशाह सूरी को लगा कि मैं किसी किसी तरह से बचा, इनको हराया। तो उसी बात पे ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने भारत का साम्राज्य खो दिया होता, बच गया मैंने, किसी तरह से बच गया। यानी कि राजपूत भी जो है इससे बहुत तगड़ा इसके प्रतिद्वंदी थी, अच्छी लड़ाई लड़े। ठीक है। तो उसी पे इसने मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने भारत का साम्राज्य खो दिया होता, ये उसने एक वाक्यांश दिया है। ठीक। अच्छा, एक युद्ध है कलिंजर का विजय। अच्छा, इसी कलिंजर का विजय 1545 में हुआ। अब 1545 आएगी, अब जान ही रहे हैं कि अब कहानी खत्म होगी। तो कलिंजर विजय में ही शासक कीरत सिंह थे, इनको एकदम ध्यान में रखना है। इस कलिंजर विजय को क्यों ध्यान में रखना है?
क्योंकि यह शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इसके बाद कहानी उसकी, इसी में कहानी उसकी खत्म ही मानी, क्योंकि इसी युद्ध में कलिंजर के युद्ध में ही उसको क्या हो जाता है, वो घायल हो जाता है, बारूद से घायल हो जाता है। अब घायल हो जाता है, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कलिंजर विजय जो है ना, वो क्यों याद की जाती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, इसलिए कलिंजर विजय को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब आप देखिए, इतनी घायल हो जाने को मृत्यु, शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार, ये अभी अभी थोड़ा सा इसमें और समझिए, इसमें एक चीज मैं और समझाता हूं। देखिए, ये शेरशाह सूरी क्या था, ये थोड़ा एक तरह से कहिए, ये चतुर, एक तरह से लोमड़ी टाइप का था, चतुर था, बहुत चतुर था। शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ देकर, शेरशाह सूरी ने चंदेरी का युद्ध आप सुने होंगे, चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ दिया। तो वहीं पर हुमायूं ने अकबर से कहा कि इस अफगान से सजग रहना तुम, ये आगे चल के खतरा कर सकता है। तो हुमायूं ने तो वहीं पे इसको, अकबर को सजग कर दिया था कि ये अफगान बहुत खतरनाक है। क्योंकि शेर शाह सूरी किसका साथ दिया था, मुगलों का दिया था, किसको हराने के लिए, राजपूतों को हराने के लिए। अब बाद में ये शेरशाह सूरी कहता भी है कि यदि मुझे मौका मिला तो इन मुगलों को मैं भारत से लखेर दूंगा, खदेड़ दूंगा, यदि मुझे मौका मिला तो ये शेरशाह सूरी एक तरह से कई बड़ा अ, चालबाज टाइप का था, धूर्त टाइप का था, धोखेबाज टाइप का था, बहुत लोगों को धोखा दिया, जैसे आपको कोई धोखा दिया होगा या आप किसी को दिए होंगे धोखा। ठीक है। तो शेर शाह सूरी थोड़ा सा एक तरह से कहिए चतुर लोमड़ी नहीं होती है, उसी टाइप का था शेर शाह सूरी। ठीक है। तो अब अब देखिए, यहाँ पे शेर शाह सूरी ने मुगलों का साथ दिया, कहाँ पे, चंदेरी के युद्ध में। किससे लड़े, किससे लड़ा गया, राजपूतों से। फिर मौका पाया तो किसको, कहा कि मुगलों को भी मैं केवल मुझे मौका मिले, मैं मुगलों को, अब बाद में देख ही रहे हैं मुगलों को पूरा क्या किया इसने, खदेड़ दिया। हुमायूं को ऐसा निर्वासित किया कि 15 साल के लिए बाहर ही चले गए। और अपने सैनिक को लगाया भी था कि जाओ, कहाँ है, कहाँ भाग के गया, सैनिक अपने खुद ढूंढ रहा था हुमायूं, लेकिन हुमायूं निकल गया था ईरान। ठीक, पंजाब सिंध होते हुए ईरान निकल गया था। तो ये शेरशाह सूरी बड़ा ही खतरनाक था, चतुर था, धोखेबाज था, सब कुछ इसके में, मतलब एक तरह से बहुत कहिए कि एकदम चाणक्य नीति अपनाता था कहिए तो ये प्रमुख विजय, इसमें विशेष बस ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शेरशाह का अंतिम अभियान है, कलिंजर विजय, इसी में उसको बारूद से, हालांकि बाद में वो निपट गया, कौन, शेरशाह सूरी। अच्छा, अब शेरशाह सूरी ऐसा नहीं है कि केवल आया बस पॉलिटिकल हिस्ट्री, यही 2-3 युद्ध किया खत्म, इसने बहुत काम किए। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, जो प्रशासनिक सुधार है, इस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी आज भी जाना जाता है, बहुत सुधार किए। तो आइए अब हम उसको समझते हैं कि प्रशासनिक सुधार इसने क्या किया। तो शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार या अकबर का पुरोगामी, इसका क्या मतलब है भाई, अकबर का पुरोगामी ये क्या है? तो अकबर का पुरोगामी का मतलब है कि अकबर से पहले, तो अकबर से पहले जैसे बाबर था, हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी आया, फिर अकबर आया। ठीक। तो अकबर का पुरोगामी यानी अकबर से पहले, यानी कि जो ये शेरशाह सूरी ने जो भी सुधार किए थे, जो भी इसने लैंड रेवेन्यू या जो भी किया था, अकबर कुछ चीजों को, इसको, इसके शेरशाह सूरी की चीजों को अडॉप्ट करता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको अडॉप्ट करता है। इसी शेरशाह सूरी के जो सुधार हुए थे उसी को अडॉप्ट कर लेता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये अकबर का पुरोगामी है। ठीक है। तो अब देखिए शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार। अब प्रशासन में कई चीजें हैं, एक तो प्रशासनिक, दूसरा लैंड रेवेन्यू, सैन्य, लैंड रेवेन्यू, ये सब चीजें हैं, प्लस क्वाइंस सिस्टम क्या है, ये है। तो ये 3 चीजें मैंने लिखा है, क्या क्या है उसका।
तो पहला तो है लैंड रेवेन्यू। तो शेर शाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू में क्या किया, अब मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो पॉज करिएगा और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि लैंड रेवेन्यू में, भू राजस्व में किसने सबसे पहले भू राजस्व या भूमि की माप कराकर भू राजस्व वसूला, किस शासक ने। वीडियो पॉज करिएगा फिर सोचिएगा। तो क्या आंसर उसका, अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि भू राजस्व का विकास कैसे हुआ शुरू से, भू राजस्व का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, पहले इसको समझ लीजिए फिर इसको हम समझते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की माप करवा कर भू राजस्व वसूला। ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है, सिकंदर लोदी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना अडॉप्ट किया था और उसी से जो है भूरा नाप कर जमीन को भूमि की माप कराकर भू राजस्व वसूलता था। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय। अच्छा, इस गजे सिकंदरी ये क्या है, एक स्केल है। जैसे आज हम लोग जमीन को नाप, जमीन की माप करते हैं, भूमि की माप करते हैं, तो कैसे करते हैं, लेखपाल साहब लोग आते हैं अपनी चैन, चैनज होता है ना, जंजीर जिसको कहते हैं, उसको उसे नापते हैं, प्लस और तमाम चीजें हैं स्केल नापने, उसको नापने की। तो उस समय गजे सिकंदरी हुआ कर जिसमें 39 खाने हुआ करते थे। तो इस गजे सिकंदरी से सिकंदर लोदी जो है भूमि की माप करता था, फिर भू राजस्व तय करता था। अच्छा, सिकंदर लोदी के बाद शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह सूरी भी इसी गजे सिकंदरी से ही भूमि की माप करवाता है, माप करवा के राजस्व वसूलता है, भू राजस्व। शेर शाह सूरी इसी गजे सिकंदरी से। फिर आगे अकबर आता है। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व में दहसाला पद्धति को लागू किया गया। और अकबर का, अकबर के राज दरबार में एक टोडरमल नाम का व्यक्ति था। वो क्या था, भू राजस्व के सुधार के नाम से जाना जाता है अकबर के समय, टोडरमल। तो कभी कभी अकबर के समय की जो भू राजस्व पद्धति थी उसको टोडरमल पद्धति भी कहते हैं। तो टोडरमल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, दहसाला पद्धति। अब ये क्या है भाई, इसकी किस चिड़िया का नाम है, दहसाला पद्धति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दहसाला, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए भूमि को किसानों को दे दिया जाता था और उस पर वसूला जाता था। ठीक है, 10 साल, 1571 से 80 तक 10 साल का उपज उपज लेकर ऐसे भू राजस्व को किया जाता था। अच्छा, इसके समय, अकबर के समय, जैसे इसके समय गजे सिकंदरी है ना, तो अकबर के समय क्या था, गजे इलाही नाम से पैमाना था, गजे इलाही। तो 10 साल पद्धति यही है कि 1571 से 80 तक जो है 10 साल का, 10 साल मतलब 10 साल का उपज को लेकर सारी चीजें निर्धारित की जाती थी, इसीलिए इसको 10 साल पद्धति कहा जाता था। तो ये देखिए, ये लैंड रिवेन्यू डेवलपमेंट है शुरू से। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सबसे पहले भूमि की माप करवाई और भू राजस्व वसूला। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है तो पूरा स्टैंडर्ड पैमाना 39 खाने का गजे सिकंदरी लाता है। फिर शेरशाह वही काम करता है, फिर अकबर अपनी 10 साल पद्धति। तो ये देखिए ना, लैंड रेवेन्यू, लैंड डेवलपमेंट कैसे है, लैंड रेवेन्यू का डेवलपमेंट, ये यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट से नहीं आते। इस चीज को दिमाग में रखेंगे आप। तो अब आइए भू राजस्व को हम देखते हैं। देखिए, जैसे भूमि की माप गजे सिकंदरी द्वारा। अच्छा, बीघा में, बीघा में होती थी, शेरशाह सूरी ने बीघा में कराया। जैसे आज आप जानते होंगे कि बीघा, एक बीघा में कहीं कहीं एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, कहीं कहीं एक बीघा में कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो उस समय बीघा में माप कराई गई, भूमि की माप बीघा में कराई गई। किसके द्वारा कराई गई, किस स्केल के द्वारा, गजे सिकंदरी द्वारा। इस गजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी 39 खाने का स्केल थी। ठीक है। अच्छा, भू राजस्व में क्या होता था शेरशाह सूरी के समय, कि ये जो पट्टा और कबूलियतनामा, यानी कि किसानों को पट्टा दिया जाता था
और उस पट्टे पे बकायदे भू राजस्व का जो सिस्टम है, कितना लेना है, क्या करना है, सारी चीजें, सारा डिटेल उस पर लिखा रहता था। और उनसे एक्सेप्ट कराया जाता, उनसे कबुलवाया जाता था। किससे? किसानों से। देखिए मैंने लिखा है कि पट्टा व कबूलियतनामा, किसानों को जो पट्टा दिया जाता था, पट्टे में भू राजस्व की डिटेल लिखी रहती थी, और बाद में किसानों द्वारा इसी पट्टे को कबुलवाया जाता था, कबूला जाता था कि किसान उसको कबूलेंगे। ठीक है। तो किसानों को पट्टा तब भी दिया जाता और आज भी पट्टा दिया जाता है। तो पट्टे वाली परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है। तो ये भू राजस्व की स्थिति थी। ठीक। दसाला पद्धति, ये डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर, कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है, भू राजस्व का डेवलपमेंट। शेर शाह सूरी ने क्या की, भूमि की माप करवाई, बीघे में करवाई, गज सिकंदरी द्वारा करवाई, किसानों को पट्टा दिए, बाद में उस पट्टे को कबूलियतनामा कबूल कबूल करवाया गया। इस पट्टे पे सारी डिटेल लिखी रहती थी, कितना देना है, क्या है, सारा डिटेल। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भू राजस्व। अच्छा, सैन्य सुधार में क्या किया इसने? शेर शाह सूरी का सैन्य सुधार क्या था? तो अलाउद्दीन के बाद पहला शासक था जिसने दाग और हुलिया प्रथा लागू। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी जब बताया था तो उसी समय मैं आपको दाग और हुलिया प्रथा एकदम डिटेल बताया था। सबसे पहले दाग और हुलिया प्रथा किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखिए सैन्य में शेरशाह सूरी लाता है दाग और हुलिया प्रथा, अलाउद्दीन के बाद पहला शासक है। एक बार अलाउद्दीन लाता है, उसके बाद शेरशाह सूरी लाता है, बीच में सब गायब। ये दाग और हुलिया प्रथा है क्या? इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? मेरे पीछे के वीडियो में, जो जिसमें मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया है। ठीक है। अच्छा, इन सब का अलाउद्दीन खिलजी, देखिए यहाँ पे सिकंदर लोदी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके आप देखिएगा वीडियो। ठीक है। तो दाग और हुलिया प्रथा थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। दाग का मतलब होता है किसी के ऊपर दाग लगा देना। हुलिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति की हुलिया देखना। तो क्या होता था, पहले क्या करते थे सैनिक लोग कि घोड़े घोड़े लेकर आते थे। तो अब कुछ था नहीं ऐसा, तो करप्शन होने लगता था घोड़े में, कि एक ही घोड़े को कई सैनिक लेकर चले आते थे। तो अलाउद्दीन ने क्या लिया कि घोड़े पे ठप्पा लगाना चालू कर दिया, और जो सैनिक लेकर आता था उसका बकायदे हुलिया नोट की जाती थी। तो जिससे करप्शन, इससे क्या होता था, इससे यह कि पहली बात तो राजस्व ज्यादा देना पड़ता था। दूसरी बात है कहीं युद्ध हुआ, पता चला कि हम डायरी में नोट किए 100 घोड़े, 10 घोड़े निकले। तो ये समस्या थी, इसका डिटेल मैंने बताया है, वहां जाके समझिएगा। दाग और हुलिया प्रथा सैन्य सुधार में शेरशाह सूरी ने किया अलाउद्दीन के बाद। अच्छा, मुद्रा व्यवस्था, क्वाइन सिस्टम, शेरशाह सूरी का क्वाइन सिस्टम। तो क्वाइन सिस्टम को भी हम लोग शुरू से देखते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ क्वाइन का। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किस काल के चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था? वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा, फिर मेरा सुनिए। अब देखिए, मैंने मुद्रा व्यवस्था पूरा डेवलपमेंट लिखा है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में मैं बता चुका हूं, प्राचीन काल में गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। ठीक। अब देखिए, यहाँ रुपयक है, चांदी का सिक्का है, यहाँ रुपयक है। ठीक। आगे देखिए। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये इसको आपको वीडियो पॉज करके सोचना है। नहीं आ रहा है तो जाके गुप्त काल वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। अच्छा, अब देखिए यहाँ चांदी के सिक्के रुपयक हैं, आगे चल के यानी शेरशाह के समय यही रुपयक रुपया हो जाता है। चांदी का ही सिक्का रहता है लेकिन यही रुपयक रुपया हो जाता है मध्यकाल में, शेरशाह सूरी के समय। अब देखिए, ये रुपया आगे चल के अंग्रेजों के समय या आधुनिक काल में पेपर करेंसी में बदल जाता है। यानी चांदी उदी हटी, अब क्या हो गया, पेपर करेंसी। ये आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय। तो ये देखिए ना, रुपया का डेवलपमेंट है। देखिए, पहले रुपया, फिर रुपया करेंसी में आ गई। तो ये डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये बताया ना कि भू राजस्व का जो डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लड़ाई मार झगड़े सब युद्ध शुद्ध में ना पड़िए,
युद्ध जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको टेक्निक बता दिया कैसे याद करना है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए। तो आइए इसको मुद्रा व्यवस्था देखते हैं। जैसे शेरशाह सूरी जब आया शासन बैठा तो तमाम मिश्रित धातु की मुद्राएं चला कर दी, सबको बंद कर दिया। हटाओ, अब कुछ नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? एक स्टैंडर्ड मुद्रा हम लोग चलाएंगे। तो क्या किया इसने? इसने तमाम शुद्ध सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, स्टैंडर्ड। इसमें क्या था कि मिश्र धातु, सोना चांदी सब मिक्स करके ऐसे चला जाता। इसने अलग अलग शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध तांबे के सिक्के अलग अलग चलवाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके समय शेरशाह सूरी के समय जो चांदी का सिक्का था सबसे महत्वपूर्ण सिक्का माना जाता था, और उसी को रुपया कहा जाता था। रुपया, यही रुपया पहले क्या था? रुपया था प्राचीन काल में, गुप्त काल के समय। ठीक है, तो चांदी के सिक्का सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है शेरशाह सूरी का, ये रुपया है। अच्छा, दाम, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। दाम मैंने लिखा है, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। अब आप एक चीज, थोड़ा सा टेक्निक आपको बताऊं। आप एक चीज सुने होंगे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सुने होंगे आप, कहानी बहुत सुनते होंगे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो जो दमड़ी था ना, ये एक सिक्का था, बहुत छोटा सा सिक्का। दमड़ी जो है एक बहुत छोटा सा सिक्का था, तांबे का था। किसके समय चलाया गया ये? इसी के समय। छोटा सा सिक्का, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ये छोटा सा सिक्का, तांबे का एकदम छोटा सिक्का जिसको दमड़ी हम लोग कहते हैं। अब आप सोचिए कि शुद्ध सोने के सिक्के चल रहे हैं, शुद्ध चांदी के सिक्के चल रहे हैं, और उसमें एक छोटा सा सिक्का, वो भी तांबे का। ये क्या मतलब है? उसके आगे कुछ है? ये कुछ नहीं है। इसीलिए इसकी कोई औकात नहीं थी, इसलिए एक कहानी निकल गई कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी क्या था? चांदी का एक छोटा सा सिक्का था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में आप रखें। अच्छा, रुपया और दाम। रुपया माने चांदी का, दाम मतलब तांबे का। तो चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के में क्या अनुपात था? 1:64 का अनुपात था। 1:64 का अनुपात था। तो इसको मैं पढ़ देता हूं। मुद्रा व्यवस्था में मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी गई, शुद्ध सोने, शुद्ध चांदी, तांबे के सिक्के चलवाए गए। महत्वपूर्ण सिक्का रुपया चांदी था। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। रुपया और दाम दोनों का अनुपात 1:64 था। बाकी ये क्वाइंस डेवलपमेंट है शुरू से लेकर, और ये लैंड्स डेवलपमेंट है, लैंड रेवेन्यू डेवलपमेंट है। बाकी ये और चीजें शेरशाह सूरी ने और चीजें की, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, यही मेन है। और 5 साल में इसने तमाम स्थापत्य भी बनवाए। ये भी बड़ा इसका महत्वपूर्ण है। युद्ध में इसका क्या महत्वपूर्ण? बस यही कलिंजर की विजय। क्यों? क्योंकि ये इसका अंतिम अभियान था, इसी अभियान में घायल हो जाता है ये। बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी राजपूतों के खिलाफ जब मारवाड़ विजय करा था, तो ये मुट्ठी भरी, ये थोड़ी, ये इसको आप दिमाग में थोड़ा सा रख लेंगे। और ये किताब अब्बास खां शेरवानी द्वारा जो लिखी गई है। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे होंगे अब, कि शेरशाह सूरी आखिर उसकी नेचर उसका क्या था। ये आपको समझ में आया होगा। एक तो धूर्त था वो, कई जगह कई लोगों को धोखा दिया। आप यही देखिए ना, मुगलों से मिलकर राजपूतों को हराया, फिर कह रहा है कि मैं, मुझे मौका मिला तो मैं मुगलों को भी तोड़ के भगा दूंगा भारत से। भगा भी दिया। हुमायूं को ऐसा लगा था कि 15 साल के लिए बाहर चले गए। ठीक है, तो ये बड़ा धूर्त टाइप का, धूर्त लोमड़ी टाइप का था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का ये प्रशासनिक सुधार है। अब आइए हम देखते हैं शेरशाह सूरी का स्थापत्य। स्थापत्य, तो स्थापत्य में भी इसने बहुत काम किया है। क्या क्या है उसको एक देख लेते हैं हम। हुमायूं के नगर दीन पनाह नगर। हुमायूं ने एक नगर बनाया था, दीन पनाह नगर, जो कि दिल्ली तरह से मानिए। ठीक, यही इसी दीन पनाह नगर में लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर हुमायूं गिरकर क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, वही सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो इसी दीन पनाह नगर यानी दिल्ली को
इसी दीनपना नगर को तोड़कर या कह लीजिए मॉडिफाई करके पुराना किला जो है उसको बनवाता है, पुराना किला। ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि पुराना किला बनवाया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी पुराने किले में एक मस्जिद बनवाई। क्या नाम है उस मस्जिद का? किला ए कुहना मस्जिद बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, किला ए कुहना मस्जिद इसी पुराने किले के अंतर्गत है। ठीक है। अच्छा, इसने रोहतासगढ़ का दुर्ग भी बनवाया, रोहतासगढ़ का दुर्ग। ठीक। अब देखिए, मकबरा बहुत ही महत्वपूर्ण। सासाराम बिहार, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ज्यादातर मकबरों को एक तरह से, जैसे आप ये मकबरा एक तालाब के बीच में बनवाया गया है। जैसे आप अमृतसर का मंदिर देखेंगे वो भी बीच में है। तो ऐसे करके कई कई चीजें हैं, कई स्थापत्य हैं जो बीच में, तालाब के बीच में या झील के बीच में बनवाए गए हैं। उसी में ये भी है, सासाराम का मकबरा, बिहार में मकबरा। किसका है ये? शेरशाह सूरी का है। अच्छा, इस मकबरे को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक समन्वय कहा जाता है, इस मकबरे को। ठीक है। तो वही तालाब के बीच में, जैसे अकबर के समय भी ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब देखिए, इसने तमाम सड़कें बनवाई, शेरशाह सूरी ने तमाम सड़कें बनवाई, लेकिन उसमें से एक सड़क बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है नाम उसका? यहाँ पे मैंने डिटेल बनाया है उसका। क्या है वो? ये देखेंगे आप, बंगाल से सिंध तक एक सड़क है, बंगाल से सिंध तक। इस सड़क का इंडिका में भी, जब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य बता रहा था, इंडिका थी ना, मेगास्थनीज की इंडिका, उस इंडिका में इस रास्ते का जिक्र है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने थोड़ा बहुत उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत पगडंडी टाइप उसको थोड़ा बहुत इसको मेंटेन किया था। ठीक है। लेकिन इसी सड़क को शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया? पक्की बना दिया, पक्की सड़क कर दिया। तो ये सड़क कहां से कहां तक जाती है? बंगाल के सुनार गांव से सिंध तक जाती है। तो शेरशाह सूरी ने जब इस सड़क को पक्का कर दिया, तब से इस सड़क का नाम क्या पड़ गया? शेरशाह सूरी मार्ग, या इसको एक नाम और कहते हैं, सड़के आजम। ठीक है। तो मध्यकाल में शेरशाह सूरी मार्ग या सड़के आजम, इस सड़क का नाम दिया गया। और आगे चल के यानी आधुनिक काल में एक गवर्नर जनरल आता है, उसका नाम रहता है लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम उसका रहता है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि इसी सड़क का नाम क्या रख दिया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने आधुनिक काल यानी कि अंग्रेजों के समय इस रोड का नाम क्या रख दिया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसी जीटी रोड में NH1 नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर ही जीटी रोड कहा जाता है। तो NH1 और NH2 ही क्या है? सड़के आजम है, जीटी रोड है, या उसको कह लीजिए शेरशाह सूरी मार्ग है। तो इतनी चीजें। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा देखिएगा, सड़कें तो शेरशाह सूरी ने बहुत सी बनवाई, लेकिन ये सड़क सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी। अच्छा, इन सड़कों के बीच बीच में क्या 3 या 4 मील के बीच बीच में, 3 मील या 4 मील पे सराय बनवाता था, रेस्टोरेंट टाइप। 3 मील 4 मील ऐसे कर करके 3 3 मील की दूरी पे सराय, जिसको रेस्टोरेंट हम लोग कह सकते हैं, तो रेस्टोरेंट भी बनवाया। तो सड़कें और सराय, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसने सड़क बनवाई तो उसका सड़क सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सराय यानी कि सड़क में कुछ कुछ दूरी पर होटल ऐसे टाइप के थे, उसी सड़क में बनवाया है। ठीक है। एक काम इसने और किया है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण, पाटलिपुत्र को इसने पटना नाम दिया। तो यदि क्वेश्चन में आए कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया,
क्या नाम होगा उसका? शेरशाह सूरी। तो पाटलिपुत्र को पटना बनाने वाला कौन था भाई? शेरशाह सूरी था। स्थापत्य में देखिए ना कितना काम किया है और कितने वर्ष तक रहा ये शासन? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष में एकदम तमाम प्रशासनिक सुधार, स्थापत्य में तमाम चीजें, मतलब बहुत ही काम किया। इसीलिए शेरशाह सूरी को आज भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आज हो गया शेरशाह सूरी का, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया शेरशाह सूरी का आज का इतिहास, राजनीतिक इतिहास, जिसमें मैंने उसके प्रशासनिक सुधार, स्थापत्य और उसके जो युद्ध हैं उन सारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कौन आएगा शेरशाह सूरी के बाद? शेरशाह सूरी ने तो लखीदा किसको? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं फिर 2 युद्ध से लड़के फिर सत्ता पे काबिज होता है, लेकिन काबिज तो हो जाता है लेकिन उसके 5-6 महीने बाद निपट जाता है। फिर सत्ता पे कौन आता है? अकबर। तो अब पधारेंगे शहंशाहों के शहंशाह अकबर, जो कि शहंशाह तो हैं ही और एग्जाम की दृष्टि से भी शहंशाह हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो अकबर ही है। मुगल वंश का संस्थापक अगर आप कहेंगे तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर कहेंगे तो अकबर है। तो अगला शासक वास्तविक संस्थापक आएगा, जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को एकदम कंसोलिडेट कर दिया, एकदम संगठित, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित कर दिया पूरा। जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में बताया था, ऐबक झंडा गाड़ दिया कि ये हो गया दिल्ली सल्तनत। लेकिन इल्तुतमिश आता है तो वो जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक वो पूरा साम्राज्य को संगठित और सुव्यवस्थित करता है। ठीक उसी प्रकार अकबर जो है मुगल साम्राज्य को संगठित और सुव्यवस्थित करता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग अकबर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।